और शायद एक्सटेंशन का भी था सर। बाकी एक्सटेंशन तो आज नहीं हो पा रहा है, ओके सर, ओके जी। क्योंकि कल कल की रिक्वेस्ट थी कि एलपीएम के कुछ अच्छे क्वेश्चन चाहिए जी 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 और ब्रीडिंग का चाहिए, तो आज जी। आपकी टीम की क्या इच्छा है, पहली बात ये देखा जाए। नहीं नहीं सर, आप जो करेंगे वो सबकी वही इच्छा है सर। नहीं, अभी टीम आई कि नहीं आई? आ रहा है, जुड़ते जा रहा है अभी सर। 6 बजे क्या है, यहाँ बहुत भयंकर ठंडी रहती है। जी सर। तो भयंकर कश्मीर बना हुआ है गंगानगर। हाँ सर, यहाँ भी ग्वालियर में भी काफ़ी अच्छा यानी कि कोहरा हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो कल देखिए 5 बजे करना है क्या? खैर नहीं, हम आपके कैंडिडेट क्या चाहते हैं उनके हिसाब में टाइमिंग देखते हैं। जी जी सर। अगर 5 बजे होता है तो अच्छी बात है। जी। अभी तो सभी लोग खाली होंगे हमारे ख्याल से। हाँ, मोस्टली लोग तो खाली होंगे ही, शायद कुछ लोग जॉब में रहते हैं, वो थोड़ा सा। अच्छा, जी चलो कोई बात नहीं। जी सर। स्टार्ट करवा देना आपकी क्लास, स्टार्ट करवा देना जी। बदरिया जी, सर। जी सर। लोगों को समझने में प्रॉब्लम क्या आ रही होगी, सुनने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके बारे में कुछ बताइएगा, फीडबैक। जी सर। स्पीड कहीं अधिक तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं तो है, मुझे लगता है कि सब्जेक्ट की चर्चा है और उन्होंने भी पढ़ा हुआ है, ऐसा कोई नया टॉपिक हो तो समझ आता है। फीडबैक फीडबैक अपन ले सकते हैं, बच्चों से आप ले लीजिएगा। जी सर सर। और कई बार होता है कि स्पीड अधिक है, वैसे हम कम स्पीड से बोलते हैं, बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। जी 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 जी। पहली बात तो सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन तैयार रखेंगे। मैंने आज क्वेश्चन वाइज ही सोच के रखा हुआ है, चर्चा की जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि कल हमको जो लगा, एक बच्ची ने बोला, हमारी ख्याल से डॉक्टर नम्रता या जो भी होंगी, कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आपके हिसाब में क्या रहेंगे, उनके बारे में चर्चा करें। तो मैंने सोचा बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, महीनों भर चिल्लाते रहेंगे तो हमारी ख्याल जी से 5 साल का कोर्स पूरा नहीं हो सकता है। जी सर। क्लास को स्टार्ट किया जाए, सभी लोग तैयार हैं? सर स्टार्ट कर सकते हैं सब। जैसा कहिए। जी सर। सर। ओके डियर फ्रेंड्स, कितने लोग आ गए हैं? बहुत कम लोग दिख रहे हैं, हाँ, आज थोड़ा से कम दिख रहे हैं सर। है ना? जी सर। चलिए, डॉक्टर सुरभि धाकड़। यस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। बताइए क्या किया जाए, आप लोगों को जिसमें अधिक से अधिक एडवांटेज मिले उस प्रकार के लेक्चर दिए जाए तो अच्छा रहेगा। जी सर, जैसे क्वेश्चन सर मतलब मेनली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वैसे ही डिस्कस करें तो सही रहेगा सर। चलिए, मैंने थोड़ा प्रयास तो किया है, देखते हैं
स्कोर इम्प्रूव करेंगे। जी सर। आज मैंने क्वेश्चन वाइज लिया है कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपकी रिप्लाई क्या होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है डेयरी कैटल हाउसिंग, डिटेल क्वेश्चन है। आपको डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो डेयरी कैटल हाउस बनाने के लिए, हाउसिंग स्टार्ट करने के लिए, डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, किस टाइप का डेयरी फार्म बनना चाहिए, एनिमल का हाउस किस प्रकार का बनना चाहिए और उसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में रहेंगे। अकॉर्डिंगली अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका डेयरी कैटल सेट जो है अच्छा बनेगा। तो पहली बार जो सेट बनाया जाए दैट शुड गिव हाई कंफर्ट टू द एनिमल्स। अगर एनिमल को कंफर्ट मिलेगा तो सर्टेनली स्ट्रेस कंडीशन कम होगी एंड दे विल बी प्रोड्यूसिंग एज पर देयर जेनेटिक पोटेंशियल। दूसरा सेट अपन बनाते किस लिए, टू गिव प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स। प्रोटेक्शन मे बी फ्रॉम द wild animals, maybe from the adverse conditions, maybe from various types of stress. ये advantage target होता है। Then to maintain the good health of the animal, अगर अच्छा हाउस बना हुआ है तो certainly animal can be protected from the adverse conditions. दूसरा, house should be very good to maintain the hygiene condition and that will protect from the onset of various diseases. इसके अलावा your management should be very good. If house is good and overall it should lead to maximum productivity in the animal, maximum production in the animal. और इन सब के अलावा हाउस इस तरह से बने कि लेबर मैनेजमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड मोस्ट एफिशिएंटली, सो ओवरऑल प्रोडक्शन विल बी गुड। तो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपको डेयरी कैटल हाउस बनाना है, सेट बनाना है, तो आपके माइंड में क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेंगे तो सर्टेनली आपका हाउस इस प्रकार से बनेगा कि दैट विल बी बेनिफिशियल टू द एनिमल एंड इट विल बी इकोनॉमिक। सेकेंड क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो था दैट इज हाउसिंग सिस्टम। किस प्रकार का हाउसिंग सिस्टम होता है। तो हाउसिंग सिस्टम नॉर्मली ब्रॉड सेंस में हमारे ख्याल से कल को पॉइंट पड़ा था, लूज हाउसिंग सिस्टम, स्टॉल हाउसिंग सिस्टम एंड मिक्स स्टॉल हाउसिंग एज वेल एज लूज हाउसिंग सिस्टम। अगर ओवरऑल देखा जाए विद द कंफर्ट ऑफ द एनिमल, एनिमल बिहेवियर, एनिमल कंफर्ट, लूज हाउसिंग सिस्टम इज बेस्ट क्योंकि एनिमल लिव्स इन दी नेचुरल एनवायरनमेंट, ऑल दी नेचुरल कंडीशंस। पर उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो है, डिसीज कंडीशन प्रिवेलेंट इज मोर, सेकेंडली लैंड रिक्वायरमेंट इज मोर, और स्टॉल मैनेजमेंट में क्या है, एनिमल इज टाइड इन ए पर्टिकुलर प्लेस ओनली, तो उससे क्या है, एनिमल is always in stress. तो बेस्ट रहेगा नॉर्मली फॉर कमर्शियल डेयरी प्रोडक्शन स्टॉल एज वेल एज लूज हाउसिंग सिस्टम। तो आजकल जो कमर्शियल डेयरी फार्म चल रहे हैं, एनिमल इज नॉट टाइट, एनिमल को बांधते नहीं हैं और अपने आप ऑटोमेटिकली इतनी एरिया रहेगी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीडिंग दे विल कम, दे विल कंज्यूम द फीड, दे विल टेक द वाटर ऑटोमेटिकली and they will be roaming in the open area. अब इसके अंदर आपने जो पढ़ा हुआ है हेड टू हेड सिस्टम, टेल टू टेल सिस्टम, जो भी सिस्टम आपको लेना है, सिंगल रो डबल रो आप यूज कर सकते हैं। पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्मली हेड टू हेड एंड टेल टू टेल सिस्टम चल रहा है। दोनों सिस्टम अपने आप में दोनों की मेरिट है, दोनों की डीमेरिट है, और अगर दोनों से एक को चूज करना है तो कौन सा अच्छा रहेगा। आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, टेल टू टेल सिस्टम इज बेटर देन द हेड टू हेड सिस्टम।
अब उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर देना है तो यू कैन गिव, नो प्रॉब्लम, अगर पूछा जाता है तो। इसके अलावा व्हाट अबाउट स्पेस रिक्वायरमेंट? आपने डेयरी फार्म शुरू करना है, सेट बनाना है, और आपको स्पेस रिक्वायरमेंट आनी चाहिए। इसके लिए आपको एक दो डेटा याद करना पड़ेगा। नॉर्मली टोटल एरिया रिक्वायरमेंट, कवर्ड एरिया एंड ओपन एरिया। कवर्ड एरिया मीन्स जहाँ पर एनिमल स्टैंड करेगा, जहाँ पर नॉर्मली स्टैंड फीडिंग के लिए रहता है, एनिमल आता है, दैट इज कवर्ड एरिया। In case of cow, 3.5 to 4 square meter, ध्यान रखिए 3.5 to 4 square meter, that is covered area, और covered area का just double कर दीजिए तो that will be the open area. So covered area और open paddock ये आप यूज कर सकते हैं in case of calculating the space. तो paddock area just double to that of the covered area. काउ के केस में 3.5 to 4 स्क्वायर मीटर, बफेलो के केस में 0.5 मीटर अधिक कर दीजिए, तो 4 to 4.5 स्क्वायर मीटर, दैट इज कवर्ड एरिया, और इसका डबल ले लीजिए तो दैट इज पेडॉक एरिया। तो कम से कम एक पॉइंट याद रखिए कि व्हाट इज द एरिया रिक्वायर्ड पर एनिमल फॉर स्टार्टिंग द डेयरी सेट। जितना ही नंबर बढ़ता जाएगा थोड़ा एरिया सर्टेनली कम हो सकती है, दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एनिमल्स। तो स्पेस रिक्वायरमेंट के बारे में आपको आइडिया नहीं चाहिए, ये डेटा थोड़ा याद रखिए। दूसरा आजकल काफ़ी डिस्कशन में रहता है व्हाट इज क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। आपसे पूछ लिया गया है, डॉक्टर बताइए व्हाट इज क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, and what indicates simple clean milk production of milk from the animals by considering all methods, all procedures by which you can get completely clean milk. Clean milk means no dirt, no contamination, no other adulterants, insecticide, pesticide, कुछ भी है, there should not be any type of contamination, or that is called as clean milk production. अब clean milk production के लिए जो important point आएंगे, कौन कौन से point आपके ध्यान में होना चाहिए, कौन कौन से important point जो आपको याद रखना है। First is regarding animal. If animal is healthy, properly clean, और that's why before milking normally एनिमल को अच्छे से साफ कर दिया, धुलाई कर दिया, अडर को अच्छे से क्लीन कर दिया, तो वन ग्रेट प्रिकॉशन यू हैव टेकन फॉर क्लीनिंग। इन सब के अलावा यूटेंसिल जो यूज कर रहे हैं आप, दैट यूटेंसिल शुड बी क्लीन, डिसइंफेक्टेड। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ आएगा, मिल्कर। सो मिल्कर शुड बी also clean with disinfection। और चौथा पॉइंट आएगा मिल्किंग मेथड। तो अगर ये सब चीजें साइंटिफिक रहेंगी तो सर्टेनली जो मिल्क प्रोडक्शन होगा that will be properly clean milk, means every step you are taking, all measures you are taking to make it clean। तो उस समय जो दूध निकलेगा that is clean milk production। नॉर्मली हमने खूब ऑब्जर्व किया है, मोस्टली नहीं फॉलो होता है, स्पेशली इन द रूरल कंडीशन। ओनर आएगा, मिल्किंग करने बैठ जाएगा, थोड़ा सा पानी लिए हुए है, कीट में मारेगा और दूध लगाना शुरू कर देगा। तो वी आर फॉर्चुनेट इन इंडिया, हर चीज बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद ही लेते हैं, तो ऑल दैट इज प्रोटेक्टेड। और क्लीन मिल्क प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियली जो वहाँ पर आपको बात कर दी है, ये सब प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ मिल्किंग। आपसे पूछा गया बताइए विच इज बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग,
आपको मिल्किंग करना है, फार्मर को सलाह देना है, तो विच इज बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। तो पहली बात तो डिपेंड करेगा टीथ साइज के ऊपर। बेस्ट मेथड कौन सी है? फुल हैंड मेथड ऑफ मिल्किंग, दैट इज बेस्ट मेथड। क्यों? टीथ इज टोटली प्रोटेक्टेड, टीथ इज नॉट डैमेज्ड, टीथ in sphincter is not damaged, it is protected much, animal is not in stress, इसलिए फुल हैंड मेथड इज बेस्ट फॉर दैट। पर जिस केस में टीथ की साइज ही काफ़ी छोटी है तो हो सकता है फुल हैंड मेथड काम नहीं करेगी, तब आपको अल्टरनेट मेथड, स्ट्रिप मेथड सर्टेनली नॉट बेटर एज कंपेयर टू फुल हैंड मेथड। पर जब टीथ की साइज ही छोटी है तो हमारे ख्याल से फुल हैंड में आप पकड़ नहीं पाएंगे, तो उस केस में आपको अल्टरनेट लेना पड़ेगा। मोस्टली इन केस ऑफ बफलोज जहाँ की टीथ साइज बड़ी होती है, कुछ एनिमल्स जब उनकी साइज बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल एचएफ, इवन जर्सी, हरियाणा, टीथ साइज इज वेरी बिग, सो फुल हैंड मेथड ऑफ मिल्किंग दैट इज बेस्ट फॉर द एनिमल्स। उससे क्या है, कभी टीथ को इंजरी नहीं हो पाएगी और डिसीज कंडीशन के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच इज बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग।
कार्बिंग के बाद मिल्क प्रोडक्शन इज स्टार्टेड, ड्राइंग किया, मिल्क प्रोडक्शन स्टॉप। तो आफ्टर कार्बिंग, टी ड्राइंग, वॉट एवर द मिल्क प्रोडक्शन डेली रिकॉर्ड इज देयर, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं, तो दैट बिकम्स ए कर्व। आपने देखा होगा नीचे से ऊपर जाएगा ग्राफ, फिर पैरेलल होगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशन कर्व। तो प्रोडक्शन साइंस में आपके डेयरी फार्म में लैक्टेशन कर्व का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और जो कि आपके इकोनॉमिक्स में फर्क पड़ेगा। सबसे पहली बात, लैक्टेशन कर्व से पता क्या लगता है, व्हाई इज इंपॉर्टेंट, एनिमल की मैक्सिमम यील्ड कितने लीटर गई, यू कैन स्ट्रेट में इन वन ग्राफ यू कैन सी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है परसिस्टेंसी ऑफ लैक्टेशन। बाकी परसिस्टेंसी एलपीएम वालों को पता होगा, हो सकता है बाकी लोगों को भूल गया हो। परसिस्टेंसी ऑफ लैक्टेशन, आफ्टर कार्बिंग ग्रेजुअली मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीजेस, और विद इन 1 मंथ आप देखिए मैक्सिमम पीक प्रोडक्शन रीचेस 1 month, 1.5 month, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स, मैक्सिमम पीक प्रोडक्शन में आ जाएगा एनिमल, और दैट पीक प्रोडक्शन इज मेंटेन फॉर 1 month, 2 month, डिपेंडिंग ऑन अगेन वेरियस फैक्टर्स। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जिस समय तक मेंटेन रहता है, जितने पीरियड तक मेंटेन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंसी ऑफ लैक्टेशन। परसिस्टेंसी ऑफ लैक्टेशन इज वेरी गुड। तो आप मान लीजिए कि एनिमल का प्रोडक्शन विल बी मोर कंपैरेटिवली, जिसका परसिस्टेंसी ऑफ लैक्टेशन इज पुअर, मतलब पीक में गया और 1 महीने के अंदर पीक डाउन हो गई, तो टोटल यील्ड कम हो जाएगी। तो लैक्टेशन कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए वेरी गुड मॉनिटरिंग एफएसयू प्रेसिडेंट टू नो द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनिमल। और उसके अलावा अगर आपका पूरा डाटा स्टडी नहीं लगता, आपने कंप्यूटर में डाटा फीड किया हुआ है, करवा देगा, और अगर लैक्टेशन कर्व थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है, आपको इमीडिएट पता लग जाएगा एनिमल का आज मिल्क प्रोडक्शन कम हुआ, उसका कुछ ना कुछ रीजन है। तो आप इमीडिएटली उस एनिमल को नोट करेंगे एंड यू विल सी द रीजन एंड यू विल करेक्ट द रीजन। इस प्रकार आप प्रोडक्शन पोटेंशियल एनिमल का मेंटेन कर सकते हैं, एनिमल की हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन इन द डेयरी फार्म, ड्राई पीरियड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। डॉक्टर साहब एनिमल में ड्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सभी लोग बोलेंगे हाँ ड्राई करना चाहिए। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम ड्राई पीरियड? कितने दिन का ड्राई पीरियड होना चाहिए? ऑप्टिमम पीरियड इज 2 months। और मोस्टली आप देखिए हाई यील्डिंग एनिमल में, स्पेशली प्योर एक्जोटिक एनिमल, इनमें ड्राई पीरियड करना इज डिफिकल्ट। इनको ड्राई करने के लिए ही थोड़ा आपको अलग साइंस अपनानी पड़ती है। तो ड्राई पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल। एनिमल को ड्राई करना ही चाहिए, और अगर कम से कम 1.5 महीने 2 महीने का ड्राई पीरियड कीजिए, उससे क्या है एनिमल को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। पहली बात तो कंप्लीट रेस्ट टू द एनिमल। अगर ड्राई पीरियड आपने ऑप्टिमम दिया है, बॉडी को रिजुविनेट होने में टाइम मिलता है, बॉडी को रेस्ट मिलता है, अडर को रेस्ट मिलता है, और रीजनरेशन ऑफ द एल्वियोलाइज, देयर हेल्थ, और इन सब के अलावा बॉडी रिसोर्सेज दे आर अगेन डिपॉजिटेड। आफ्टर कार्बिंग क्या होगा? हाइल्डिंग एनिमल ऑलवेज इन नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। कितना भी फीडिंग करेंगे, हाइल्डिंग एनिमल न्यूट्रिएंट सप्लाई इज ए प्रॉब्लम। और अर्ली लैक्टेशन में ऑलवेज बॉडी रिसोर्सेज आर यूटिलाइज, विड्रॉन। और थर्ड स्टेज ऑफ लैक्टेशन दैट इज लेट लैक्टेशन, जब प्रोडक्शन कम होता है और एनिमल का ड्राई मैटर इंटेक अधिक होगा विद गुड क्वालिटी फीड, उस कंडीशन में बॉडी स्टोर्स आर अगेन री डिपॉजिटेड।
तो ड्राई पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ड्राई पीरियड नहीं करेंगे, subsequent production will be very poor, fetal development will be very poor, reproductive problem will come, metabolic problems, ketosis, acidosis, milk fever, especially milk fever, it will be prone to occur। तो ड्राई पीरियड का इंपॉर्टेंस है, ड्राई पीरियड करना चाहिए। ड्राई पीरियड कब से कब तक का है? आफ्टर एनिमल हैज बीन ड्राइड टिल calving, और ये पीरियड मैक्सिमम 2 मंथ का है। नॉर्मली हाई यील्डिंग एनिमल्स में प्रॉब्लम है, 1.5 महीने का भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है और देना ही चाहिए। इन सब के अलावा एक टर्म आता है जो कि आपसे पूछा जाएगा, फ्लशिंग। डॉक्टर साहब, ये फ्लशिंग क्या होता है? कहीं सुना है आपने? फ्लश करना किससे पूछा जाए? प्रियांशु? जी सर। हाँ, फ्लशिंग कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा? हाँ सर, पढ़ा है सर। कहाँ पर? सर जब भी सीप और गोट्स जो रहती हैं उनमें सर ब्रीडिंग कराने के पहले एक्स्ट्रा राशन देते हैं। Okay, okay. See, not only sheep and goat. Now in case of high yielding animals, very good. सही है। High producing animal. First, आप ये ध्यान में रखिए, फर्स्ट calving के पहले approximately 1.5 month बॉडी में इतना अच्छा स्टोर डिपॉजिट रहता है कि फर्स्ट calving में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फर्स्ट calving के बाद body stores are naturally diverted for the production purpose। तो उसके बाद body stores are depleted। कितना भी प्रयास करें आप, अच्छी तरह बैलेंस फीडिंग अगर नहीं हो रही है, कहीं मिनरल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, इवन एनर्जी डेफिशिएंसी होती है। और दैट्स वाई टू गेट द बेटर प्रोडक्शन पोटेंशियल और बेटर ब्रीडिंग एफिशिएंसी, फ्लशिंग इज रिकमेंडेड। ये पुराने जमाने में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, only in case of sheep and goat। Now flushing means extra supply of nutrients, liberal supply of nutrients, liberal supply of good quality feed, extra supply of good quality feed about 2 to 3 weeks before the onset of breeding and after the onset of pregnancy। ये स्पेशल ध्यान रखना है। और उसको फ्लशिंग बोलते हैं साइंटिफिकली। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहेगा? मोस्टली इट इफेक्ट्स ऑन दी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द एनिमल। दूसरा, बॉडी कंडीशन स्कोर दैट इम्प्रूव्स ओवरऑल एनिमल हीट, कंसेप्शन, एवरीथिंग इम्प्रूव्स, सिंक्रोनाइज्ड प्रॉपर्ली एंड टोटल ब्रीडिंग एफिशिएंसी ऑफ द एनिमल इज वेरी पुअर। लास्ट हमने जो सोचा था क्वेश्चन फॉर दी फ्रॉम एलपीएम पॉइंट ऑफ, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, सर फार्म मैनेजर का काम क्या होता है? तो मैंने उस समय में जो रिप्लाई दिया था, थोड़ा उससे बेहतर करके, जो भी एक्टिविटीज फार्म में हो रही हैं, इट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द फार्म मैनेजर। चाहे मैन मैनेजमेंट होगा, लेबर मैनेजमेंट होगा, फीडिंग मैनेजमेंट होगा, हेल्थ मैनेजमेंट होगा। हेल्थ मैनेजमेंट मीन्स वैक्सीनेशन शेड्यूल। इफ एनिमल इज सिक, he should observe each and every animal, and in case of any dullness, depression, if animal is slightly sick, it should be taken care। इसके अलावा complete record is also very important। किसी भी फॉर्म में if record is not proper, if record is not accurate, you cannot get the proper performance of the farm। And then how to calculate economics? So total expenditure, total input, output, इन सब का डाटा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो एज ए फार्म मैनेजर आपकी कंप्लीट ड्यूटी है कि इन सब चीज़ों के बारे में, जो भी साइंटिफिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं, बिसाइड्स मैन मैनेजमेंट, बायोसिक्योरिटी एक स्पेशल है,
ठीक है, ये पॉइंट हमने कुछ क्वेश्चन सोचे थे, एलपीएम के बारे में चर्चा करेंगे, आप लोगों ने बताया था। और नाउ स्टार्टिंग विद द एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में देखिए, नो डाउट थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, और जब एक्सपर्ट आएगा, सपोज कीजिए जेनेटिक्स ब्रीडिंग से ही कोई आ गया तो
breeding long distance relation, 2 generation, 3 generation relation, but same breed. Breed same रहेगी, but relation will be different. और next आता है क्रॉस ब्रीडिंग. तो क्रॉस ब्रीडिंग सबको क्लियर है, मेटिंग बिटवीन 2 डिफरेंट ब्रीड्स. तो कम से कम आपको व्हाट इज इन ब्रीडिंग, व्हाट इज लाइन ब्रीडिंग, व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग, इन सब की कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनमें अंतर क्या है. इसमें एक टर्म जरूर आता है कई बार, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग तो हो रही है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन टर्म आएगा. तो डिप्रेशन से आपको पता है रेड्यूस हो जाना, कम हो जाना, inferior. So because of inbreeding, many times recessive genes they are expressed, they are able to express their potential. मतलब उससे adverse effect होता है production potential. इसके अलावा gene effect दो टाइप, additive gene effect and non-additive. एडिटिव क्लियर कट, उसकी मीनिंग देखिए आप. एडिटिव मतलब ऑल द जीन्स दे हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट, दे गिव क्यूमुलेटिव इफेक्ट, दे गिव कंबाइंड इफेक्ट. एंड नॉन एडिटिव, ईच एंड एवरी जीन्स दे आर डिपेंडिंग ऑन वन एंड अदर, तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा. सो एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव जीन इफेक्ट हैज वेरी इंपॉर्टेंट on productivity. इसके अलावा क्या डेफिनेशन है, आप लोग थोड़ा पढ़िएगा. व्हाट आर डोमिनेंट जीन, व्हाट इज रिसेसिव जीन. डोमिनेंट जीन नाम से ही पता है, डोमिनेंट जीन. अगर डोमिनेंट जीन है, कोई दूसरा काउंटर पार्ट जीन का अवेलेबल है, दूसरी एलील अवेलेबल है, द डोमिनेंट जीन विल शो इट्स इफेक्ट, and that's why it is called as dominant gene. सिंगल डोमिनेंट जीन है वो भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, सिंगल एलील है वो भी अपना इफेक्ट दिखाएगा. रिसेसिव जीन, रिसेसिव, डिप्रेस्ड, inferior. Normally recessive gene, they are unable to throw their, they are unable to express their effect. Normally recessive genes. But if more number of recessive genes are there, if they are present in double strand, तब recessive genes अपना effect दिखा देते हैं. ये थोड़ा theoretical टाइप है, complicated है, पर याद तो करना पड़ेगा. Sex linked inheritance, sex linked, sex क्रोमोसोम से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर हैं, they are transferred. They are sex linked inheritance. ये सब थोड़ा पढ़िए. क्रोमोसोम के बारे में आइडिया होनी चाहिए. क्रोमोसोम नंबर्स निश्चित ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर ब्रीडिंग का क्वेश्चन शुरू होगा तो किस एनिमल में कितने क्रोमोसोम है आपको आना चाहिए, राइट. स्पेशली काउ एंड बफलो, काउ में कितने क्रोमोसोम है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन केस ऑफ काउ, इन केस ऑफ बफेलो. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग 23 pairs, 46. In case of cow 30 pairs, 60. In case of buffalo 50, 25 pairs. इस तरह थोड़ा आप देखिएगा. मैंने एक पॉइंट तो बनाया था, हाईएस्ट क्रोमोसोम एमंग द डोमेस्टिक एनिमल्स कौन सा है, डॉग. हाईएस्ट एमंग डोमेस्टिक एनिमल्स, डॉग में 39 pairs. And lowest in case of domestic animals, you can say in case of among the farm animals, it is pig 38, 19 pairs. इसके अलावा important point है, mostly in case of birds, जितने भी birds हैं
their chromosome number is always much more, 78, 80, 82 इस तरह का है। तो थोड़ा जनरल आइडिया याद रखिएगा। वाइल्ड एनिमल्स, लायन, बिग कैट जो आप बोलते हैं, इन सबका नॉर्मली डॉग के आसपास 30, 38, 34, तो इस तरह थोड़ा आइडिया रखिए। क्रोमोसोम नंबर के बारे में आना चाहिए। अब ब्रीडिंग में क्वेश्चन पूरे थ्योरेटिकल ही बन रहे हैं। व्हाट इज मेंडेलियन लॉ? मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल ने जो काम किया, बहुत बड़ा काम किया। हाउ जेनेटिक कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मेंडल का सबसे बड़ा यही रोल है। मेंडल हैज गिवन हिज लॉ, ग्रेगर मेंडल साहब ने जो अपना लॉ दिया, दैट वाज रिगार्डिंग पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और उसके लिए उन्होंने 3 लॉ दिए थे। ये सब आपको हमारे ख्याल से थोड़ा पॉइंट याद से होना चाहिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डोमिनेंस मींस some genes they have dominance role. Dominance देने वाला है, they will show their, they will express their effect. Law of segregation, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. ये सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, और एक एक पॉइंट में आपको कॉन्सेप्ट इनका करना पड़ेगा। अब हम आते हैं ब्रीडिंग सिस्टम के ऊपर। व्हाट टाइप ऑफ ब्रीडिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड इन द कंट्री, और उनका रोल क्या है। ये सब लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग सिस्टम, नेचुरल एंड एआई। दोनों में एडवांटेज कहाँ कहाँ है। नेचुरल सिस्टम सर्टेनली वेरी सिंपल, वेरी इजी, पर normally we have transferred to AI, artificial insemination, in comparison to natural system. फिर भी आप लोग बताइए which is best. डॉक्टर रीना डोडवे, डॉक्टर रीना। सर AI is better. AI is better. Why? सर इसमें इन्फेक्शन चांसेस कम होंगे। चलिए ये सब और तो अपन मतलब जो एक सॉर्टेड सीमेन आजकल जो आ रहा है, जैसे फार्मर्स के लिए अपन फिर उसे फीमेल काउ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये भी चलिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, वो भी अपन चर्चा कर लेंगे, अभी मैं भूल न जाऊं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आप, व्हाई वी हैव ट्रांसफर्ड इनटू AI। नेचुरल सीमेन में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीमेन प्रोडक्शन पर बुल पर इजैकुलेट? अबाउट 5 ml, between 5 to 10 ml, depending on the bull capacity. आपने बुल को अगर एक एनिमल में यूज किया है तो दैट कैन सर्व ओनली 1 काउ। और अगर आपको एनिमल अच्छा जेनेटिक पोटेंशियल का है, आपको मैक्सिमम उसकी यूटिलिटी लेना है, तो क्या करेंगे? दैट सीमेन शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर ब्रीडिंग ऑफ मेनी काउज। तो जो डाटा मैंने निकाला, एक बुल से जो इजैकुलेट निकल रहा है, एटलीस्ट 250 एनिमल कैन बी यूज्ड फॉर ब्रीडिंग। जो आप 5 ml इजैकुलेट से मिनिमम 5 ml लेंगे, तो आप जो एक्स्ट्रा पैन प्रोड्यूस करेंगे, कम से कम 250 एनिमल्स कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंसेमिनेशन। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है AI का, इंस्टेड ऑफ नेचुरल सर्विस, high genetic potential of the animal can be utilized for breeding of many large number of animals. बाकी तो खैर बहुत सारे एडवांटेज है AI के एज कंपेयर टू नेचुरल। दूसरा भी बात आपने किया, सेक्स सॉर्टेड सीम। सेक्स सॉर्टेड सीम आजकल मैं यहाँ राजस्थान में देख रहा हूँ,
इतने मेल घूमते रहते हैं, वेरी हैवी, 600 किलो 700 किलो के मेल सड़क के किनारे घूम रहे हैं और एक भी फीमेल नहीं दिखेगी, मोस्टली दे आर मेल। तो आज हम सबके सामने समस्या है हाउ टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में हमारी गाय माता को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जो इस तरह से रोड में घूम रही हैं, तो हमारे ख्याल से और कोई तरीका नहीं बच रहा है। मैंने सोचा हाउ दीज एनिमल्स, हाउ दीज मेल्स कैन बी यूटिलाइज्ड, तो कोई तरीका नहीं दिख रहा है। कारण क्या है? एग्रीकल्चर मशीनरी सो फास्ट, इनको एग्रीकल्चर में यूज करना संभव नहीं हो पा रहा है, लोग यूज नहीं कर रहे। इसलिए जरूरी है सेक्स सॉर्टेड सीमन। तो ये क्वेश्चन ज्वलंत रहता है, जरूर पूछा जाएगा सेक्स सॉर्टेड सीमन। और व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ फीमेल प्रोडक्शन इन केस ऑफ सेक्स सॉर्टेड सीमन? मैक्सिमम 90%, 92%, डिपेंडिंग ऑन द सेक्स सॉर्टेड सीमन अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज करना ही बेनिफिशियल है हमारे स्पेशली डेयरी कैटल के लिए, क्योंकि इन द इंडिया बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन वी कैन नॉट रिकमेंड फॉर द स्लॉटर ऑफ काउज एंड हेंस बेस्ट इज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फीमेल्स। इन ब्रीडिंग का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जरूर देखिएगा। इन ब्रीडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यूज करते कि नहीं करते, रिकमेंडेड है कि नहीं रिकमेंडेड। इन ब्रीडिंग का पर्पज क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक जेनेटिक कैरेक्टर। इन ब्रीडिंग के द्वारा ही दैट कैरेक्टर कैन बी कंसंट्रेटेड इन द पर्टिकुलर ब्रीड। अगर हमको प्योर ब्रीड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ओनली वन अल्टरनेटिव, इन ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल। नो डाउट उसका एडवर्स इफेक्ट भी है, जो हमने बताया, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, पर उन एनिमल को एलिमिनेट करना पड़ेगा और आपको अच्छी ब्रीड तैयार करना है। उसमें अच्छे कैरेक्टर कंसंट्रेट करने के लिए इट इज ओनली इन ब्रीडिंग। दूसरा अल्टरनेट जो है ग्रेडिंग अप। व्हाट इज ग्रेडिंग अप? non-descript cattle, they are used for breeding, means you can say non-descript cattle में मोस्टली हमारे यहाँ जो ब्रीडिंग के लिए यूज कर रहे हैं by using males of good quality। सपोज कीजिए non-descript काउ along with the साहिवाल बुल, तो अच्छी क्वालिटी के साहिवाल के बुल को यूज करते जाइए for improvement of that breed, so there will be grading up, means improvement in the milk production potential of the animals। ये दो तीन चीजें आएंगी। क्रॉस ब्रीडिंग के मेन रीजन क्या है? वाई क्रॉस ब्रीडिंग शुड बी डन? बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है टू गेट द हाइब्रिड विगर, टू गेट द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ऑफ द एनिमल्स। तो क्रॉस ब्रीडिंग इसलिए अडॉप्ट हुई है और कंटिन्यू रहेगी। ग्रेडिंग अप के बारे में चर्चा हो गई है, लाइन ब्रीडिंग के बारे में चर्चा हो गई है। हेट्रोसिस वर्ड आएगा। व्हाट इज हेट्रोसिस? अब डॉक्टर साहब को सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, व्हाट इज हेट्रोसिस? हेट्रोसिस नॉर्मली, हेट्रोसिस का दूसरा वर्ड है हाइब्रिड विगर। इट इज द एडिशनल इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट ब्रीड। एडिटिव इफेक्ट हम बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट भी हो जाएगा। Hybrid vigor is because of combining ability of good quality genes to increase the productivity of the animals. Heterosis, additive effect, good effect, more production. इसके अलावा स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन कहीं किया गया है। यूज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यहाँ पे ब्रीड नहीं है, डिफरेंट स्पीसीज। और इसका एग्जांपल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ म्यूल, ठीक है ना?
न्यूरल की जो लोडिंग कैपेसिटी है दैट इज मच बेटर। तो ये सब साइंस ने किया हुआ है एंड दैट इज बेटर वन। एक बात आई थी, भदौरिया जी ने शुरू किया था पहले दिन क्लोनिंग, जी सर। और जिसका एग्जाम्पल दिया था डॉली। क्लोनिंग क्या होती है? सिंपल एक सेल लेकर के उसको लेबोरेटरी में प्रॉपर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसीजर से इस तरह डेवलप किया कि कंप्लीट सिमिलर टाइप ऑफ जीनोटाइप इज रिपीटेड सेम 100% जीन। तो सिमिलर टाइप का जीनोटाइप पैदा हुआ। और नॉर्मली क्लोनिंग जो यूज कर रहे हैं 4 टाइप के लिए, एक तो जीन क्लोनिंग बोलते हैं, सिंपली फॉर द पर्पज ऑफ जेनेटिक चेंज। दूसरा हो जाएगा रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग मीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। डॉली पैदा किया, दैट इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। थर्ड हो जाएगा थेरापेटिक क्लोनिंग मीन्स क्लोन के द्वारा डीएनए चेंज किया और जिससे वो पर्पज आने लगा फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल स्टेम सेल प्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल्स, ये बिगिनिंग है। स्टेम सेल के बाद ब्रीडिंग में जब आपको ब्रीड डेवलप करना है तो सर्टेनली ब्रीड डेवलपमेंट तभी होगा जब उसका परफॉर्मेंस, ब्रीडिंग परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, हेल्थ परफॉर्मेंस, इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन एनिमल को हो पाएगा। तो नॉर्मली 2 मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स। एक तो मास सिलेक्शन है और दूसरा प्रोजेनी टेस्टिंग है। मास सिलेक्शन जो नाम से ही पता है आपको, मास सिलेक्शन, मास में एनिमल है, जितने भी एनिमल है आपके पास, पहली बात तो नंबर ऑफ एनिमल्स शुड बी मोर इन द फार्म, तब आपका सिलेक्शन विल बी बेटर। तो मास सिलेक्शन में बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एनिमल्स, आपने उनका मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया है, रिप्रोडक्शन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया है, इन सब के बेस में जिनका प्रोडक्शन परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है, यू हैव सेलेक्टेड द एनिमल। उनकी प्रोजनी आपने सेलेक्ट कर लिया, एक एनिमल सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट क्रॉपिंग के बाद, और इसमें एक्यूरेसी कम मिलती है क्योंकि फर्दर ब्रीडिंग के बाद क्या परफॉर्मेंस होने वाला है डोंट नो। आपने आज की तारीख में एनिमल का जो प्रोडक्शन देखा है, ऑन दैट बेसिस यू हैव सेलेक्टेड। तो बेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनिमल इज थ्रू प्रोजेनी टेस्टिंग। कोई भी कुछ बोलेगा सिलेक्शन करना है कौन सी मेथड बेस्ट है, प्रोजेनी टेस्टिंग इज बेस्ट। और प्रोजेनी टेस्टिंग नो डाउट टाइम कंज्यूमिंग है, प्रोजेनी पैदा होंगी और प्रोजेनी का परफॉर्मेंस जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द प्रोजेनी तब आप बोल सकते हैं कि विच इज बेस्ट। भदौरिया जी हाँ सर, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ हाँ आ रही है सर, आ रही है। टाइम हो रहा है आपका, क्वेश्चन आंसर कर दीजिए। जी सर, चलिए आप लोग सर से क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछिए। पूछिए, आप लोग क्वेश्चन तैयार करके लाए होंगे ना।
आप लोग हेजिटेट क्यों हो रहे हैं? सर ने पूरा लेक्चर दे दिया है, आप क्वेश्चन आपने जो, या हमको मजा नहीं आ रही है। हाँ ऐसे वन वे प्रोसेस चल रहा है। लगता है ये लोग टाइम पास कर रहे हैं क्या? अब पता नहीं सर क्या कर रहे हेलो हैं। सर जी हाँ हेलो बताइए। सर रूमिनल एसिडोसिस के बारे में थोड़ा। रुमिनल एसिडोसिस। हाँ, रुमिनल एसिडोसिस किस कंडीशन में होती है? व्हेन कंसंट्रेट फीडिंग इज वेरी हाई। ठीक है ना? कोई भी कंडीशन जो ह्यूमन के लिए एब्रप्ट चेंज लाएगी, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, दे विल नॉट एडजस्ट फॉर देयर प्रॉपर डाइजेशन। जब कंसंट्रेट फीडिंग अधिक की जाएगी, प्रोपियोनेट प्रोडक्शन इज मोर, प्रोपियोनेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टेट, तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन काफी अधिक होगा, और बिकॉज ऑफ दैट एसिडिटी इंक्रीजेज, एसिडोसिस इंक्रीजेज। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल कंसंट्रेट डाइट 60% रफेज, 40% कंसंट्रेट। एसिटिक एसिड प्रोडक्शन इज 65%, प्रोपियोनिक एसिड 15%, ब्यूटरिक एसिड 8%, प्लस थोड़ा दूसरे फैटी एसिड। तो नॉर्मली आप ईस्ट को डाइट में मिक्स कीजिए, और इसका जो मेन काम होता है, they utilize propionic acid more efficiently, तो लैक्टिक एसिड कंडीशन ज़्यादा प्रिवेल नहीं हो पाएगी। तो बस ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा अगर ज्ञान लेना होगा तो बताना फिर, कम से कम इतना ध्यान रखें, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और बताइए। चलिए और क्वेश्चन। सर ब्लड ग्रुपिंग के बारे में थोड़ा बता दीजिए। किसके? ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग नहीं, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आज भाई तैयारी नहीं किया है, ये आपको कल बताऊंगा। जी सर। हाँ और बताइए। नहीं, आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। कोई बात नहीं, और बताइए। हाँ बेटा, ये अब कर लेंगे, डिटेल आज टाइम कम था, मैं सोचा हो सकता है। पहली बात तो हेरिटेबिलिटी और करेक्टर रिलेटेड टू द जेनेटिक, ये कल अपन चर्चा करेंगे, है ना? क्योंकि थोड़ा आपको पहली बात तो दो लाइन की डेफिनेशन आज करनी पड़ेगी, और आपको इन पैरामीटर्स को लेकर फार्मूला लेना पड़ेगा। कल हम उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे आपको, और बताते रहिए, ऐसे बताइए। सर सर टीडीएन और सर टीसीपी बता दीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। टीडीएन और टीसीपी। इसमें क्या बताया जाए? सर टीडीएन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट के बारे में। TDN, total digestible nutrient, it is an indirect measure of energy and most simplest method of measurement of energy. किसी भी फीड की एनर्जी अगर आपको देखना है, तो if you know the TDN, you can say energy equivalent to 4.4 किलोकैलोरी ऑफ DE। डी को 80% कम कर दीजिए, यानी इस तरह TDN और DCP डाइजेस्टिबल प्रोटीन
आजकल डीसीपी की जगह में अब सीपी भी यूज करने लग गए इन केस ऑफ रूमिनेंट सेल्स। पहले केवल डीसीपी टीडीएन था और आजकल सीपी डीसीपी टीडीएन तीनों यूज करने लग गए हैं। वाई सीपी एंड डीसीपी? डीसीपी क्यों यूज करते थे? डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन that was better. Why? Fecal loss of protein was considered. और जो मेटाबॉलिक जो आपको डाइजेशन ट्रायल करने में टाइम लगता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो अगर कोई नया फीड आया है, अब कारण क्या है? डाइजेस्टिबिलिटी मोर और लेस कंसंट्रेट की है तो 50% 60%, रफेज की है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ रफेज। ये मान लिया गया है कि अगर सीपी किसी फीड का कितना भी है उसका डीसीपी सपोज कीजिए 80% के आसपास होगा, फिर भी अगर डीसीपी अवेलेबल है दैट इज बेटर देन सीपी। तो डीसीपी इज ए मेजर ऑफ प्रोटीन फॉर मोस्ट ऑफ द रूमिनेंट्स और टीडीएन इज ए मेजर ऑफ एनर्जी फॉर ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स। इनडायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट एनर्जी वैल्यू फॉर सिंपल स्टमक एनिमल्स आल्सो। ओके सर, थैंक यू। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सोचते रहा करिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों के मन में जो जिज्ञासा है तो उसको दो एक मिनट में चर्चा होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी भैया। सर काफ स्टार्टर के बारे में बता दीजिए। काफ स्टार्टर, पहली बात तो काफ स्टार्टर क्यों यूज करना है? मिल्क फीडिंग इज वेरी कॉस्टली, तो मिल्क की क्वांटिटी हमको रिड्यूस करना है। मिल्क क्वांटिटी रिड्यूस करने के लिए टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट टू द एनिमल्स, टू द calves, gradually we start calf starter, starting feed to the calf। और कब करना चाहिए? नॉर्मली 15 डेज के बाद, ग्रेजुअल चेंज। काफ स्टार्टर में है क्या क्या? थोड़ा मोस्टली मेज हो गया एज ए पार्ट ऑफ सीरियल, 55-60% कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 50% कर दीजिए, 20% ब्राउन कर दीजिए, 25% ग्राउंडेड केक कर दीजिए, 5% फिश मिल कर दीजिए अगर अवेलेबल है गुड क्वालिटी, और नहीं है तो 25-30% सोयाबीन मिल कर दीजिए, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% कॉमन साल्ट और थोड़ा बहुत इंस्टेड ऑफ एंटीबायोटिक प्रीबायोटिक डाल दीजिए और एक अच्छा मिक्सचर बन जाएगा। ग्राइंडेड अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, फाइन ग्राइंडेड है तो अच्छा है। और ग्रेजुअल फीडिंग टू द calf, तो इट विल ग्रेजुअली स्टार्ट rumen development also and gradually more amount of nutrient will be available to the calf। तो धीरे धीरे जो आपकी मिल्क फीडिंग की कास्ट है कम होती जाएगी। इट विल प्रमोट rumen development और तब धीरे धीरे जब बैक्टीरिया प्रोटोजोआ rumen में डेवलप होंगे तो रफेज यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा और कंसंट्रेट यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा और मिल्क फीडिंग कास्ट कैन बी रिड्यूस्ड। डॉक्टर गरिमा सिंह, क्वेश्चन पूछिए। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फील्ड कंडीशन में कंसेप्शन रेट आई कितनी है और कार्विंग रेट कितनी है? बिल्कुल सही, कंसेप्शन रेट और कार्विंग रेट तो खैर ठीक है, कंसेप्शन रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। और कंसेप्शन रेट हमारे ख्याल से जो एमपी का रिकॉर्ड है मोस्ट प्रोबेबली 40% के आसपास ही है एआई। और ये खैर मैंने अभी आज सोचा कौन इसमें चर्चा करे, व्हाट इज द रीजन एआई में कंसेप्शन रेट इतना कम क्यों हो रहा है, उसमें आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्मली एक फैक्टर तो हो गया सीमेन, जो सीमेन प्रेजेंट किया गया है, जो स्टॉक तैयार किया गया है, उसके अंदर जो सीमेन की क्वालिटी है एक तो फर्क वो डालती है। दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमेन, कोल्ड चेन में नहीं हो रही है, उसका फर्क पड़ता है। तीसरा टेक्नीशियन, नॉर्मली यही करने उसका रिकॉर्ड था हाईएस्ट प्रेगनेंसी का भी है। आप ध्यान दीजिए, हीट डिटेक्शन, डॉक्टर साहब को पैसा लेना है, एडीएफओ का पैसा लेना है,
4-5 पॉइंट जो है, इन सब का कहीं ना कहीं एडिटिव इफेक्ट हो रहा है। और एनिमल का, भाई आप ये देखिए साइंटिफिकली, व्हाई एनिमल विल नॉट कंसीव, ठीक है ना? जी या तो प्रॉपर एवोल्यूशन नहीं हो पाया है, एआई कर दिया, या तो सीमेन में स्पर्म कंसंट्रेशन इज पुअर, स्पर्म क्वालिटी इज पुअर, इन सब कारण से हो रहा है। और सब इन सब का एडिटिव इफेक्ट मिला के नॉर्मली एआई का रेट इज पुअर, 40%, 45%, मैक्सिमम 50% इन सम स्टेट्स, इससे अधिक नहीं। एवरेज इंडियन एवरेज 35 to 40%। जी सर। सर मिल्क रिप्लेसर, मिल्क रिप्लेसर, मिल्क रिप्लेसर कहीं यूज कर रहे हैं कि आजकल? वेरी गुड क्वेश्चन पूछा आपने। कमर्शियल डेयरी फार्म में इट शुड बी यूज्ड। मिल्क रिप्लेसर का अगेन काम क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, मिल्क रिप्लेसर, टू रिप्लेस द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क फीडिंग नहीं करना है, पर मिल्क फीडिंग कब हो रही है? आफ्टर कार्बिंग। तो कार्बिंग के कुछ दिनों के बाद ही मिल्क की क्वांटिटी कम करना है, रिड्यूस करना है, तो उसकी जगह में मिल्क रिप्लेसर यूज करना है। तो मिल्क रिप्लेसर के लिए मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स दो टाइप का हम बोलेंगे। मिल्क पाउडर इज अवेलेबल, अमेरिका से काफी मिल्क पाउडर आता था पहले, अपने यहाँ भी मिल्क पाउडर दूसरा, you can prepare manipulation, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, where quality of feed ingredient are different, सीरियल की मात्रा कम रहेगी, कुछ मिल्क डालना पड़ेगा, मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा, फिश मिल्क की क्वालिटी, सोयाबीन मिल्क की क्वालिटी, सोयाबीन मिल्क की अधिक मात्रा, इन सबको मिला के मिल्क रिप्लेसर का फार्मूला बन जाएगा। उसका पर्पज क्या है? अर्ली स्टेज ऑफ एज, ह्यूमन तो डेवलप अभी हो नहीं रहा है, एकोमेजन ही केवल काम करेगा। तो हमको इस टाइप का फीड तैयार करना है which is compatible with the milk। तो 100% तो नहीं हो पाता है, पर मोस्टली wheat flour, then maize flour, then this vitamins, एंटीबायोटिक, एक तो ये सब है, इन सबको मिला के पाउडर बनाते हैं अपन। और दूसरा मिल्क रिप्लेसर में आपका स्किम मिल्क हो गया, बटर मिल्क हो गया, इनके पाउडर हो गए, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, दे कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द मिल्क। आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है, एज कंपेयर टू मिल्क, हाउ यू कैन सप्लाई द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल्स। इवन आप अमाइनो एसिड सप्लीमेंटेशन यूज कर सकते हैं। डॉक्टर निहारिका सिंह, क्वेश्चन पूछिए। निहारिका समझ में नहीं आया लगता है, बंद किया हुआ है। ओके, वंदना त्यागी जी। सर जैसे अगर पूछा जाए पोल्ट्री फीड कैसे प्रिपेयर करना है तो फिर अपन कैसे बताएंगे? फीड कैसे प्रिपेयर करना है? कौन सा फीड? पोल्ट्री फीड। अच्छा, पोल्ट्री फीड के बारे में। पोल्ट्री फीड प्रिपेयर करना है तो पहले आपकी क्राइटेरिया रहेगी किस बर्ड के लिए फीड तैयार करना है, उसका रिक्वायरमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है ना? चिक के लिए है, ग्रोवर है, लेयर है, ब्रीडर है। तो अगर आपको वो आइडिया है, दूसरा आपके पास फीड अवेलेबल क्या है? आपको तो सीरियल बाय प्रोडक्ट मीन्स राइस पॉलिश, बेस्ट चीज मेज लेना ही पड़ेगा। अगर कॉस्ट कम करना है तो मेज के सम अल्टरनेट हो सकते हैं, ग्राउंडनट केक है, आजकल तो सोयाबीन मील मोस्टली यूज कर रहे हैं, फिश मील कम यूज कर रहे हैं या कि नहीं यूज कर रहे हैं। रीजन इज फिश मील इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इकोलाई मोस्टली बिकॉज ऑफ फिश मील हो जाती है। तो आजकल जो अच्छे पोल्ट्री फार्म है फिश मील नहीं यूज कर रहे हैं, और मोस्टली जो अमेरिकन डाइट मिलेगी इट इज मेज,
उसमें क्या है, सोयाबीन मील में लाइसिन तो बहुत अच्छा है, मेथियोनिन की डेफिशिएंसी होती है, तो मेज सोयाबीन मील प्लस डीएल मेथियोनिन प्लस मिनरल्स विटामिन, ये एक एक्सीलेंट डाइट बनती है। पर इंडिया में हमको थोड़ा कॉस्ट कम करना है, तो सीरियल की जगह में नॉर्मली 55%, 50%, 45% सीरियल जो यूज करेंगे, तो मेज की जगह में मेज के अल्टरनेट यूज कर सकते हैं और थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में। केक सोयाबीन मील इज एक्सीलेंट, पर अगर कॉस्ट कम करना है तो आप ग्राउंडनट मील थोड़ा बहुत यूज करेंगे, और ग्राउंडनट मील डेफिशिएंट इन लाइसिन आल्सो, डेफिशिएंट इन मेथियोनिन आल्सो, तो उस केस में आपको एमाइनो एसिड सप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पोल्ट्री, नॉर्मली सीरियल कंटेन मिनिमम 50%, जैसे ब्रॉयलर की डाइट है, तो ब्रॉयलर में आपको सीरियल 55%, 50%, 40% केक सोयाबीन मील, और उसके अलावा 3% मिनरल्स और विटामिन सप्लीमेंट, देन वेरियस अदर सप्लीमेंट्स। आपका पर्पज यही है कि फार्मूला चाहिए? हेलो, नहीं सर, नॉर्मली अगर पूछा जाए तो हमें किस तरह से जवाब देना है? हाँ, तो आपको जवाब देना है सर। हमको डाइट बनाने के लिए पहली बात तो हमको पता करना पड़ेगा किस टाइप की बर्ड के लिए फीड बनाना है। दूसरा पॉइंट सर, उसका हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कंसीडर करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारे पास किस किस टाइप का फीड अवेलेबल है, और उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेस में वी विल फॉर्मुलेट द डाइट यूजिंग अवर साइंटिफिक बेसिस। मोस्ट इज पियर्सन फार्मूला, और आजकल तो कंप्यूटर अवेलेबल है, तो उसके बेसिस में हम एनर्जी प्रोटीन बैलेंस करेंगे और हमारी डाइट बन जाएगी। डॉक्टर मधु पटेल, यस सर। क्वेश्चन पूछना है सर से। डॉक्टर मधु, यस सर। सर, एक्सटेंशन किसानों के लिए कैसे उपयोगी है? एक्सटेंशन कल आएगा बेटा पढ़ना। अच्छा सर, ठीक है सर। एक्सटेंशन का टाइम कल रहेगा, है ना? जी सर। थोड़ा ब्रीडिंग का जो भी बचा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कल देखूंगा, और एक्सटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आईसीएम देखिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप जितने भी साइंस पढ़ते हैं उसको फार्मर तक कैसे ट्रांसफर करना है, और उसके लिए सर्टेनली एक्सटेंशन मेथोडोलॉजी इज यूज्ड। तो कल एक्सटेंशन के बारे में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी तैयारी करके चर्चा करेंगे। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब वो सब एग्जॉस्ट हो गए हैं, 7:20 हो गया है। जी सर। आपका आज 1 घंटा गूगल मीट 1 घंटा चलती ना? नहीं सर, गूगल मीट में कोई लिमिट नहीं होती, जूम मीट में होती है सर। अच्छा, ओके ओके, नो जी। प्रॉब्लम। और जो अपने कैंडिडेट हैं पीजी कितने हैं? अभी जब तक जॉब नहीं मिला हुआ है, जब तक पोस्ट नहीं हो रही है, अगर खाली बैठे हैं तो आ जाइए गंगानगर। 70,000 पर मंथ और एकोमोडेशन जब तक खाली है। चलिए बदरिया जी, जी सर। आज हमारे ख्याल से अब सब लोग थके हुए देख रहे हैं आप। हाँ सर, कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे लगता है इनके पास में, और शायद हो सकता है कि आपका जो लेक्चर हुआ है उससे सारी चीज़ें उनकी सॉल्व हो गई हों। नहीं, हमारे ख्याल से सब्जेक्ट इतना वास्ट है जी सर। जी सर। कि थोड़ा अब जितना पढ़ाई कर लो भैया, कॉमन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और जो आपको बताया है स्टार्टिंग फ्रॉम जीन्स, जीनोटाइप, तब फिर जाकर रिपीटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी, ब्रीडिंग सिस्टम, ये सब धीरे आएंगे। और आपको इंटरव्यू में आधा घंटा मैक्सिमम टाइम मिलेगा बैठने के लिए सर और इंट्रोडक्शन। अभी जो चल रहा है ना ट्रेंड, यानी कि और जो इंटरव्यू हो रहे हैं तो उसमें यानी कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के चल रहे हैं तो मैक्सिमम यानी कि 15 to 20 मिनट सर, और उतना ही हो पाता है। हाँ वैसे तो 10 to 12 मिनट ही चल रहा है। एक्चुअली क्या है, इनको पहली बात तो अपना हौसला बुलंद करके रखना है, जी। ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, और आप जाइए अच्छे से बोल्ड होके। आपको अधिक आता है एज कंपेयर टू एक्सपर्ट। जो पूछता है सोचिए और अच्छे से जवाब दीजिए, ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता वहाँ। जी।
आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, इधर उधर से नहीं कि साहब इनकी हाँ, पहले बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं उसके बाद आंसर पर आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट है ना। और दूसरा कभी भी क्वेश्चन रिपीट मत करिएगा। हम्म, सॉरी सर, फिर से बताइए। ये नहीं, ये सब सिस्टम नहीं होना चाहिए। चलिए क्लास